Hello everyone, this is Professor Sanan Sari and welcome back to our YouTube channel and the team Amit. Friends, in this video we are going to deeply discuss about the scope of business economics. In our last video we have already completed the two important question of this unit, and the first question was the introduction, meaning, definition and subject matters related to the business economics, and the second question was the nature of business economics. So now let's start with this today's topic friends. सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि what is the meaning of scope. So scope is nothing but the coverage of business economics. So here we need to discuss about the scope of business economics, which is very quite and which is very wide, we can say. Now, so basically, as you can see on the screen, it covers most of the practical problems of a managers or a firm. फर्म के ज़्यादातर जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स होते हैं ना, बिजनेस इकोनॉमिक्स ये सारी चीज़ों को कवर करता है. सो देर आर टू कैटेगरीज ऑफ द बिजनेस इशूज़. मतलब स्कोप में हियर वी नीड टू डीपली डिस्कस अबाउट द प्रैक्टिकल इशूज़ एंड बिजनेस इशूज़. सो देर आर टू कैटेगरीज ऑफ द बिजनेस इशूज़. बिजनेस में जो इशूज़ होते हैं इसकी जो है दो कैटेगरीज हैं, हम यहाँ पर देखेंगे. फर्स्ट कैटेगरी इज इंटरनल इशूज़ एंड द सेकेंड कैटेगरी इज external issues. So internal issues are also called as operational issues, and external issues are also called as environmental issues. Now basically you need to understand why internal issues are called as operational issues. समझिए कि एक फैक्ट्री और बिजनेस है. फैक्ट्री और बिजनेस के इंटरनल मतलब हम कह सकते हैं कि बिजनेस के अंदर की बात हो रही है. सो बिजनेस के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं. हम बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए बहुत सारी टर्म्स, कंडीशंस, स्ट्रैटेजीज, रूल्स, प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं, जहाँ पर आप इफेक्टिवली कॉस्ट को रिड्यूस कर सकें और प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकें. ठीक है. सो ये कॉस्ट को रिड्यूस करना, प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए आप जो भी स्ट्रैटेजीज एंड प्लान्स बनाते हो, इम्प्लीमेंट करते हो, एग्जीक्यूट करते हो, ये सब आपके ऑपरेशनल चीज़ें होती है. बट यहाँ पर जो ऑपरेशनल इश्यूज आप फेस करते हो उसी को हम कहते हैं इंटरनल इश्यूज़. ठीक है. या फिर हम ये कह सकते हैं कि इंटरनल इश्यूज़ आर दोज इश्यूज़ विच अफेक्ट योर बिजनेस इंटरनली. ठीक है. नाउ सेकेंड इज एक्सटर्नल इशूज़. वाई इट इज़ कॉल्ड एज एनवायरमेंटल इशूज़. मतलब कि अब आप जो बात करेंगे वो एक्सटर्नल मतलब आउट ऑफ द बॉक्स जाके बात करेंगे. यानी कि मैं ये कहना चाहूँगी कि आप आपके बिजनेस के बाहर की बात कर रहे हो. सो बिजनेस के अलावा आपके फर्म के बाहर कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपकी फर्म को इफेक्ट कर सकते हैं. सो मैं ये कह सकती हूँ कि गवर्नमेंट अगर कोई पॉलिसी चेंजेस कर रही है, टैक्स को बढ़ा दे रही है, या कोई नेचुरल कैलामिटीज़ आ गई, ये सारे आपके बिजनेस के अंदर की बात नहीं है, ये बात बाहर की. लेकिन बट स्टिल it is affecting to your business. So that is why these are the issues are called as external issues. Now you can see this can be solved using microeconomics. जो आपके internal issues है, मतलब business के अंदर की चीज़ें हैं, business के अंदर जो issues हो रहे हैं, operational activities में जो issues हो रहे हैं, इसको मैं micro level के थ्रू या microeconomics की जो study है उसको use करके solve कर सकती हूँ. लेकिन जब मैं बात करती हूँ external और environmental issues की, business के बाहर की बात कर रहे हैं, so ऐसे issues को solve करने के लिए we'll have to go with the study of the मैक्रो इकोनॉमिक्स. मतलब बड़ी लेवल पे जाकर आपको इसे डील करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक्सटर्नल फैक्टर है, आपके बिजनेस के बाहर की बात है. अंदर की बात हो तो माइक्रो, बाहर की बात है तो मैक्रो. सो दैट्स ऑल अबाउट द स्कोप. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द some pointers here. So there are two categories I have already discussed with you, so let's deal with one by one. Now the first is माइक्रो इकोनॉमिक्स अप्लाई टू इंटरनल और ऑपरेशनल इशूज़. जैसे मैंने बताया इंटरनल एंड ऑपरेशनल इशूज़ के लिए हम क्या अप्लाई करते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी करते हैं. सो देखिए ये इशूज़ क्या है. सबसे पहला आप यहाँ पर देख सकते हैं ऑपरेशनल इशूज़ इंक्लूड ऑल दोज इशूज़ दैट अराइजेज विद इन द ऑर्गेनाइजेशन. मतलब जो बिजनेस के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो इशूज़ आते हैं उन्हीं इशूज़ को हम लोग क्या कहते हैं, ऑपरेशनल या फिर इंटरनल. दिस इशूज़ आर इंटरनल इन नेचर. एग्जैक्टली हमने अभी देखा. सच एज चॉइस ऑफ बिजनेस, its size, product decision, technology, factor combination, price and needs, sales promotions, etc. are the few example of the operational issues, and also we can say the internal issues. मतलब internal issues में किन चीज़ों की बात करेंगे, कैसे issues. तो बिजनेस को चूज़ करना, बिजनेस का साइज़ कैसा होना चाहिए, स्मॉल लेवल पे आप बिजनेस से डील करोगे या लार्ज लेवल पे, प्रोडक्ट क्या है, कौन सा प्रोडक्ट आप बेच रहे हो, उसके लिए प्रमोशनल स्ट्रैटेजीज़ क्या यूज़ कर रहे हो, कैसे सेल्स को एनहांस करने की कोशिश कर रहे हो, फैक्टर कॉम्बिनेशन क्या यूज़ कर रहे हो, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर्स. सो इसमें से कौन सा फैक्टर यूज़ करते हैं. समटाइम we use only labor, sometimes we use the combination of labor and capital. So we have to think about all this choices. So these are the some issues which the manager and the entrepreneurs face in the firm. So now let's begin with further.
Now here the first point of the internal and operational issues are demand analysis and forecasting. ठीक है, अब अगर आप जो इश्यूज हमने देखा, ये सारे जो इश्यूज है, अगर इनसे डील करना है सो विल हैव टू फॉलो सम माइक्रो इकोनॉमिक्स थियोरी टू डील विद दिस इश्यूज. ठीक है, सो पहला आप देख सकते हो, फर्स्ट डिमांड एनालिसिस एंड फोरकास्टिंग. विल हैव टू properly and effectively forecast the demand because it is the technique which helps to predict our future demand of a particular goods and services on the basis of the past behavior. जितना भी था आपका फर्म जो पास्ट परफॉर्म करता था उसके अकॉर्डिंगली आप फ्यूचर को प्रोडिक्ट करते हैं कि अगर मैं अभी 30,000 यूनिट्स बेचती हूँ तो, या फिर पहले मैं 30 बेचती थी, सो इन फ्यूचर मैं कितना यूनिट्स बनाकर बेच सकती हूँ. सो ये जो सोचना होता है ना फ्रेंड्स, इसको हम कहते हैं प्रोडिक्ट करना, एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज फोरकास्टिंग. सो अगर आप जो है जो भी ऑपरेशनल इश्यूज आपके बिजनेस में आते हैं इंटरनल, अगर इनसे आप डील करना चाहते हैं, सो माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी में सबसे पहली थ्योरी है डिमांड को एनालाइज करना एंड फोरकास्ट करके रखना, जिससे आप स्मूथली आपके बिजनेस को कंडक्ट कर पाओगे. सो एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, डिमांड फोरकास्टिंग इज अ टेक्निक ऑफ predicting future demand of goods and services on the basis of the past behavior of factors which affect the demand. Accurate forecasting is essential for a firm to enable it to produce the required quantity at the right time and to arrange well in advance for the various factors of production. For example, raw material, labor, machines and equipments, buildings. मतलब आपको यही forecasting करना है. जैसे कि मैंने बोला पहले आप 30,000 बेचते थे, सो अभी आप फ्यूचर में सोचोगे कि एटलीस्ट आपका सेल्स यूनिट जो है 30 से इंक्रीज होकर 40 हो जाना चाहिए. सो सेल्स यूनिट्स ही नहीं बढ़ेंगे, साइमल्टेनियसली आपका रॉ मटेरियल का रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगा. यू रिक्वायर्ड मोर लेबर्स, मोर मशीन्स एंड इक्विपमेंट्स. सो ये सारी चीज़ों को अगर आप ऑन टाइम और अच्छे तरीके से अगर फोरकास्ट करेंगे, डिमांड को एनालाइज करेंगे, सो यू कैन ईजिली कोप अप विद द इंटरनल एंड ऑपरेशनल इश्यूज ऑफ योर बिजनेस. ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इज प्रोडक्शन एंड कॉस्ट एनालिसिस. प्रोडक्शन थ्योरी एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट्स एंड आउटपुट्स. प्रोडक्शन क्या होता है ना, हम कुछ लिमिटेड इनपुट्स को यूज़ करते हैं एंड उससे आउटपुट जनरेट करते हैं. सो इट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन, द थ्योरी शोज अस द रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट्स एंड आउटपुट. अब जैसे समझिए अगर मुझे चेयर बनाना है, सो चेयर विल बी माई आउटपुट, जो एक रेडीमेड मिल जाएगा मटेरियल रेडी होकर. बट चेयर बनाने के लिए वी रिक्वायर्ड सम इनपुट्स लाइक वुड लग सकता है या अदर आइटम्स वगैरह लग सकते हैं. सो जो वुड लगा, वुड मटेरियल एंड अदर शाइनिंग मटेरियल्स वगैरह, या फिर जो है ग्लू वगैरह अगर कुछ लग रहा है, सो उसको मैं कह सकती हूँ कि वो मेरे लिए इनपुट है. लेकिन जब वो चेयर रेडी हो जाती है बाय यूजिंग द रॉ वुड, सो वो चेयर को मैं कहती हूँ आउटपुट. ठीक है, सो business economics has to decide on the optimum size of output given the objective of the firm. मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव्स आपको अचीव करने के लिए सोचना है. आप ऑब्जेक्टिव कैसे अचीव कर पाएंगे, आप अच्छी तरीके से आउटपुट को अगर जनरेट कर पा रहे हैं. सो प्रोडक्शन एनालिसिस enables a firm to decide on the choice of appropriate technology and selection of least cost input mixed to achieve टेक्निकली एफिशिएंट वे ऑफ प्रोड्यूसिंग आउटपुट इन अ गिवन इनपुट्स. मतलब जितने भी इनपुट्स आपको दिए गए हैं उसमें से ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए आप जो टेक्नोलॉजी को अच्छे तरीके से सेलेक्ट कीजिए, अच्छे तरीके से लेबर एंड कैपिटल जो हो गया उनका एक मिक्सचर ऐसा लीजिए जिससे आप जो है इफेक्टिवली आपके सर्टेन गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाएँ. नाउ द नेक्स्ट वन इज़ इन्वेंट्री मैनेजमेंट. इन्वेंट्री का मतलब होता है स्टॉक्स को मेंटेन करके रखना. जब भी फ्यूचर में ज़रूरत पड़ती है, डिमांड होता है, क्रिएट होता है, सो उस डिमांड पे आप अगर एक्यूरेटली ऑन टाइम अगर उतना ही यूनिट सप्लाई कर पा रहे हैं. फॉर एग्जांपल मार्केट में अगर 30 kg टोमेटो का डिमांड आ गया, बट अगर टोमेटोज़ ऑलरेडी हम लोगों ने अच्छे तरीके से इन्वेंट करके रखा था, इन्वेंट्रीज में मेंटेन रखा था अच्छे तरीके से, तो आप 30,000 का ऑल ऑफ सडन डिमांड आने पे भी उसका इमीडिएटली सप्लाई कर पाओगे. सो दैट इज़ व्हाट वी कॉल द इन्वेंट्री मैनेजमेंट. ठीक है, सो इन्वेंट्री मैनेजमेंट थियोरी फॉर टीम टू रूल्स that firms can use to minimize the cost associated with maintaining inventory in the form of working process, raw materials and finished goods. Inventory policies affect the profitability of the firm. अब जितना इन्वेंट्री आप मेंटेन करके रखोगे, ठीक है, सो जो वर्क इन प्रोग्रेस का जो टाइम होता है फिनिश गुड्स के लिए जो टाइम लगता है, उस टाइम से आप बच पाओगे, ऑन टाइम डिमांड को आप फुलफिल कर पाओगे मार्केट में. सो इससे आपका प्रॉफिटेबिलिटी वाला रेशियो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है. सो आप अगर ये सारे पॉइंटर्स अडॉप्ट करेंगे या इस पर फोकस करेंगे तो आप ऑपरेशनल इशूज़ से कोप अप कर सकते हैं. नेक्स्ट इज
Resource allocation. Market analysis provide the information about nature and extent of the competition with the firm have to face. Market structure helps to determine the degree of market power, degree of price theory explain how prices are determined under different kinds of market condition, and as is the firm and framing suitable policies. ना बेसिकली रिसोर्स एलोकेशन का मतलब ये होता है कि मतलब जो भी बिजनेस इकोनॉमिक्स की जो थियोरी होती है, ठीक है, सो बेसिकली जो भी रिसोर्स हमारे पास है, जो भी रिसोर्सेज है, फॉर एग्जांपल मैन पावर है या रॉ मटेरियल्स है, सो उसको अगर आप इफेक्टिवली अलोकेट करोगे तो भी आप जो ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल इश्यूज से इजीली डील कर पाओगे. नेक्स्ट इज मार्केट स्ट्रक्चर एंड प्राइसिंग पॉलिसी. अब मार्केट अलग अलग टाइप के होते हैं, सो प्राइसिंग पॉलिसी जो है बेसिकली हम लोग कोई भी प्रोडक्ट का प्राइस जो है उस मार्केट के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं. तो आप जितना मार्केट के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली प्राइस को डिसाइड करेंगे वो उतना ही इफेक्टिवली आपके लिए वर्कआउट करेगी. सो बिजनेस इकोनॉमिक्स हेल्प्स टू लोकेट द रिसोर्स इफेक्टिवली बाय यूजिंग द एडवांस टूल्स सच एज लीनियर प्रोग्रामिंग. अच्छा, अब ये प्राइसिंग वगैरह सेट करने के लिए मैथमेटिकली डिसिप्लिन भी हमारे पास है जो हम बिजनेस इकोनॉमिक्स में यूज़ करते हैं, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, विच इज़ कॉल्ड लीनियर प्रोग्रामिंग. सो ये सारी कुछ टूल्स एंड टेक्निक्स है जिससे आप मार्केट को स्ट्रक्चर को देखते हुए प्राइसिंग पॉलिसीज बना सकते हैं. ठीक है. द नेक्स्ट इज थियोरी ऑफ कैपिटल एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजन. ना अभी कैपिटल फॉर्म करना, कैपिटल के लिए कैपिटल फॉर्मेशन के कुछ स्टेप्स होते हैं और ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देनी पड़ती है. तो बिजनेस इकोनॉमिक्स सपोर्ट्स इन डिसीजन मेकिंग एंड एलोकेशन ऑफर maximum profit. The firm has to carefully evaluate its investment decision and the capital allocation. मतलब फर्म जहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है और जिस तरीके से भी कैपिटल एलोकेट करता है उस पर फोकस करना ज़रूरी है. अगैन अगर आप इफेक्टिवली इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हो, केयरफुली इवेल्यूएट करते हो कि कौन से बिजनेस प्लान या इनमें आपको इन्वेस्ट करना है, तो भी आप आपका ईजिली जो है प्रॉफिट अर्न कर पाते हो, जिससे आपको मदद होती है ज़्यादा मैक्सिमम प्रॉफिट कमाने के लिए. नेक्स्ट इज प्रॉफिट एनालिसिस. बेसिकली जितनी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस है, दे रन टू गेट द मैक्सिमम प्रॉफिट, राइट. सो प्रॉफिट ईच एंड एवरी फर्म डू प्रैक्टिस टू गेट मोर एंड मोर प्रॉफिट. ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन रन करती है. सो बेसिकली जो आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स है वो हमें हेल्प करता है कि फ्यूचर का जो आप प्रॉफिट प्लानिंग किस तरीके से करेंगे. सो अगर आप ये सारी चीज़ों से अच्छी तरीके से डील कर रहे हैं तो आप जो है ईजिली आपका जो है स्टेबलाइज कर सकते हैं, बिजनेस इकोनॉमिक्स की इश्यूज़ को रिजॉल्व कर सकते हैं. नेक्स्ट इज रिस्क एंड अनसर्टेनिटी एनालिसिस. अनसर्टेनिटी इट्स एन अनसर्टन इवेंट जो सडनली आ जाता है. सो जनरली बिजनेस नीड टू डील एंड ऑपरेट विद द कंडीशंस विच आर कॉल्ड एज रिस्क एंड अनसर्टेनिटी. अगर आप एनालिसिस करें रिस्क एंड अनसर्टेनिटी को अच्छी तरीके से, सो आप आपके बिजनेस के जो है डिसीजंस ऑन टाइम ले सकते हो, जिससे आपका बिजनेस लॉन्ग टर्म सर्वाइव कर सकता है इन द मार्केट. ठीक है. सो हियर वी हैव कंप्लीटेड द माइक्रो इकोनॉमिक्स दैट इज अप्लाइड इन द इंटरनल एंड ऑपरेशनल इशूज़. ना अब हम लोग देखेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स किस तरीके से अप्लाई किया जाता है बिजनेस की या फर्म के एक्सटर्नल और एनवायरमेंटल इशूज़ को रिजॉल्व करने के लिए. ठीक है. सो स्क्रीन पे देख पा रहे हैं आप एनवायरमेंटल फैक्टर्स ऑफ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस अपॉन द फंक्शनिंग एंड परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस. द मेजर माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स कौन कौन से देख लेते हैं. इट इज़ मैक्रो. ठीक है. सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है मैक्रो इकोनॉमिक आपके बिजनेस को. ठीक है. जैसे टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, आपका इकोनॉमिक सिस्टम कैसा चल रहा है उसकी वजह से भी आपका बिजनेस इफेक्ट करेगा. स्टेजेस ऑफ बिजनेस साइकिल. अब बिजनेस साइकिल में स्टेजेस होते हैं, जैसे कभी इन्फ्लेशन होता है, कभी रेसेशन होता है, कभी डिप्रेशन होता है, कभी रिकवरी होती है. सो इन चारों फेजेस की वजह से भी आपका इंटरनल बिजनेस एनवायरनमेंट अफेक्ट करता है. सो ये जो बिजनेस के साइकिल्स हमने देखा, इन्फ्लेशन, रेसेशन, सो ये तो ओवरऑल बात हो रही है ना. सो दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज एक्सटर्नल और एनवायरमेंटल इशूज़ ऑफ बिजनेस. ठीक है. जनरल ट्रेंड्स इन नेशनल इनकम, एम्प्लॉयमेंट, प्राइस, सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट में क्या ट्रेंड्स चल रहा है, अप्स जा रहा है, डाउन जा रहा है. सो इससे अल्टीमेटली आपके बिजनेस पे भी इफेक्ट पड़ेगा. अब जैसे कि मैं ये कह सकती हूँ कि समझिए शेयर्स वगैरह में अगर आप देखोगे कीमतें डाउन हो रही है तो आपकी कंपनी के भी शेयर्स का प्राइस डाउन हो सकता है. सो अल्टीमेटली इन्वायरमेंटल फैक्टर इज अ शेयर्स का डाउन होना, बट वहाँ पर आपका इंटरनल फैक्टर भी डाउन हो रहा है क्योंकि आपके कंपनी के भी शेयर्स क्या हो रहे हैं, डाउन हो रहे हैं.
ठीक है. नाउ द नेक्स्ट इज गवर्नमेंट इकोनॉमिक पॉलिसी. लाइक गवर्नमेंट ने जो भी अपना इकोनॉमिक पॉलिसी बनाती है, इंडस्ट्री से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड, कंपटीशन से रिलेटेड, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी से रिलेटेड, तो ये भी आपके बिजनेस को जो है इफेक्ट करता है. दीज आर द एक्सटर्नल फैक्टर बट स्टिल दे आर इफेक्टिंग टू योर बिजनेस. ठीक है. नेक्स्ट, वर्किंग ऑफ सेंट्रल बैंक्स एंड फाइनेंशियल सेक्टर. सेंट्रल बैंक और अदर फाइनेंशियल सेक्टर्स ने क्या अपनी पॉलिसीज़ में चेंजेस किया. अगर उन्होंने चेंज किया होगा सो यहाँ पर हमको भी प्रॉब्लम आएगी. सोशल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन लाइक ट्रेड यूनियंस दीज आर द एक्सटर्नल फैक्टर्स. लेकिन जहाँ पर हर कोई लोग, जितने भी लेबर मजदूर हैं, अगर ये लोग मिलके या ट्रेड यूनियंस पूरी मिलकर अगर ये लोग कोई स्ट्राइक वगैरह कर देते तो वो बिजनेस पे भी इफेक्ट करती है. सोशल एंड पॉलिटिकल इन्वायरमेंट्स, पॉलिटिकल एंड सोसाइटी दोनों को आपको देखना है. सोशल लाइक अगर कुछ अनसर्टेन इवेंट्स आ जाते हैं, कुछ क्राइम हो रहा है या चलिए कोई नेचुरल कैलेमिटीज़ आ गई, और पॉलिटिकल मतलब इलेक्शंस वगैरह की वजह से भी कभी कभी आपके बिजनेस में इफेक्ट पड़ता है. सो दीज आर ऑल द एक्सटर्नल फैक्टर्स विच affects your business internally. So here we have completed the scope of business economics, friends. If anybody have any doubt and difficulty, so you can make a comment on our YouTube channel. We'll definitely try to resolve your issues. And here I want to say you that we have completed the unit 1 of CA Foundation. So in our next upcoming video, I am going to upload the unit 2 first question. So that's all enough for today. Bye bye, have a nice day and take